दोस्तों वक्त था 1981 का, जब एक भारतीय जहाज गोवा से चलकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बीच में यह मॉरिशस के एक जगह पर रुका। इसके बाद यह फिर आगे बढ़ा अपनी उस मंजिल की तरफ जो भारत से करीब 12,000 किलोमीटर दूर था, और इस मंजिल का नाम था अंटार्कटिका। एक छोटी से चार्टर्ड शिप पर यह यात्रा तय की जा रही थी, जिसे भारत ने नॉर्वे से ख़रीदा था, और तो और सारे इक्विपमेंट को भी दूसरे देशों से ख़रीदा गया था। लेकिन इसके बावजूद इस सफ़र की खबर दुनिया में किसी को भी नहीं थी। यहाँ तक कि भारतवासियों को भी इस सफ़र की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि भारत इस मिशन को पूरी तरह से सीक्रेट रखना चाहता था। खैर, यह जहाज़ तैरता रहा और 9 जनवरी 1982 को करीब 2.5 महीने बाद एक हेडलाइन छपती है कि भारत चुपचाप अंटार्कटिका में घुस चुका है। यानी कि पूरी दुनिया से छुपकर भारत ने अंटार्कटिका को पा लिया है। लेकिन आखिर भारत के वैज्ञानिकों से भरे इस जहाज़ को इतने मुश्किलों के बावजूद अंटार्कटिका क्यों ले जाया गया था? और तो और इस मिशन के बाद आने वाले कुछ सालों में भारत ने अपनी कई वैज्ञानिक टीम को अंटार्कटिका भेजा। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया, और आज भी हमारे वैज्ञानिक अंटार्कटिका में आखिर क्या कर रहे हैं? ये पूरी कहानी क्या है? ये जानने से पहले हमें पृथ्वी यानी अर्थ के इतिहास के बारे में जानना होगा। दोस्तों, करीब 200 मिलियन साल पहले हमारी ये धरती काफ़ी अलग थी। आज के समय में धरती पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले धरती के सभी महाद्वीप एक ही थे। इस एक बड़े महाद्वीप को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है पेंजिया। पेंजिया बेसिकली एक ही कॉन्टिनेंट था जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, और इस समुद्र को वैज्ञानिकों ने नाम दिया था पैंथासाला। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे इस पेंजिया कॉन्टिनेंट के टुकड़े होने लगे, और आज ये टूटकर 7 महाद्वीप में बिखर गया। इस पूरे प्रोसेस को वैज्ञानिकों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नाम दिया। अब इस 7 महाद्वीपों में से एक है सफ़ेद बर्फ़ों से घिरा अंटार्कटिका। यह अंटार्कटिका इतना बड़ा है कि अगर आज भारत और चीन को भी मिला दिया जाए तो भी इस महाद्वीप के बराबर नहीं होगा। यह अंटार्कटिका करीब 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा है। इस जगह साल के 6 महीने लगातार रोशनी रहती है और 6 महीनों तक अंधेरा। यह ऐसी जगह है जहां कभी भी टेम्परेचर -0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता, और कई बार यहां का तापमान -89 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अब आपको साफ शब्दों में कहूँ तो यह जगह इंसानों के लिए बर्फीला कब्रिस्तान है। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि आखिर भारत को इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों था? तो दोस्तों, साल 1950 से ही भारत को अंटार्कटिका में इंटरेस्ट आ गया था, क्योंकि ये वो समय था जब दुनिया के लगभग सभी देशों ने अंटार्कटिका पर अपना नियंत्रण दिखाने की कोशिश की, और ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि अंटार्कटिका में उनका अधिकार है। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए 1 दिसंबर 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिक ट्रीटी साइन किया। इस ट्रीटी में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सोवियत यूनियन, साउथ अफ्रीका और अमेरिका शामिल थे। इस ट्रीटी का मकसद इन 12 देशों के वैज्ञानिकों द्वारा, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से समझें तो ये भी इन देशों की एक चाल थी, दुनिया के अमीर देशों का अंटार्कटिका पर हक जताने का। और इस ट्रीटी में शामिल एक भी देश गरीब नहीं था। अब उस समय हमारा देश भी उतना अमीर नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमसे 1947 तक हमारा सब कुछ लूट लिया था। ऐसे में भारत को लगा कि ये सभी 12 देश अंटार्कटिका को आपस में बांटने के लिए इस ट्रीटी को बनाया गया है। लेकिन उस वक्त भारत हेल्पलेस था, क्योंकि आज की तरह उस वक्त भी हमारा भारत शीत युद्ध में किसी का भी साथ नहीं दे रहा था। यानी अब ना तो भारत इस चीज़ में रूस से मदद ले सकता था, और ना ही अमेरिका की हर बात पर हामी भर सकता था। इसके अलावा इस समय भारत में 1971 का युद्ध लड़ा जा रहा था, और इस जंग के बाद से ही दुनिया को बांग्लादेश के नाम से एक नया देश मिला था। इसी दौरान इंदिरा गांधी जी को अमेरिका में रह रहे एक वैज्ञानिक का एक लेटर मिला। लेटर में बताया गया कि कैसे उस वैज्ञानिक ने CIA की एक रिपोर्ट को पढ़ा था और पता लगाया कि अंटार्कटिका स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए कितना ज़रूरी है, और इसीलिए दुनिया भर के सभी ताकतवर देश इसी स्ट्रेटेजिक बेनिफिट के लिए यहाँ पर अपने कदम पसार रहे हैं। और इसी लेटर ने इंदिरा गांधी जी के अंदर जिज्ञासा भर दी।
और उन्होंने लॉन्च कर दिया ऑपरेशन गंगोत्री। इस मिशन को लीड कर रहे थे उस वक्त के मशहूर बायोलॉजिस्ट सैयद जहूर कासिम। इस मिशन के लिए भारत ने नॉर्वे से एक आइस ब्रेकर शिप को खरीदा था जिसका नाम था पोलार्ड सर्कल। यही वो जहाज़ था जो अंटार्कटिका की बर्फ़ को तोड़ते हुए आगे बढ़ने वाला था। इस जहाज़ को कम से कम 77 दिन लगे अपनी मंजिल तक पहुंचने में। इस मिशन में 21 से ज़्यादा वैज्ञानिक, टेक्नीशियन और नेवी ऑफिसर थे। अब जहाज़ अंटार्कटिका तो पहुंच गया, लेकिन जब ये खबर दुनिया में फैली तो इसका खूब मजाक उड़ाया गया। और ये मजाक उसी अंटार्कटिका ट्रीटी के वजह से उड़ाया जा रहा था, क्योंकि भारत इस ट्रीटी में शामिल नहीं था और भारत को अंटार्कटिका में जाने की अनुमति तक नहीं थी। लेकिन भारत इस चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस था और इसी वजह से भारत ने अगले 2 सालों में अपने 2 और टीमों को अंटार्कटिका भेज दिया। फिर साल 1983 आया जब यूएन असेंबली ने यह तय किया कि अंटार्कटिका को भी एक एजेंडा के तौर पर रखा जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन पर बाकी देशों की तरफ से काफ़ी दबाव बनाया जा रहा था। जो इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं थे वो भारत से इंस्पायर होकर अंटार्कटिका पहुंचना चाहते थे। इसीलिए इन देशों का कहना था कि यूएन पूरे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में ले ले। अब भारत के अंटार्कटिका पहुंचने के बाद अंटार्कटिका ट्रीटी खतरे में आ गई। लेकिन फिर इसके बाद काफ़ी अजीब चीज़ हुई। यूएन की असेंबली मीटिंग से 1 महीने पहले भारत ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया जब 1951 वाले ट्रीटी को भारत ने मंजूरी दे दी और इसके साथ ही भारत ने कंसल्टेटिव पार्टी स्टेट के लिए अप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये था कि भारत के पास अभी ये राइट आ गया था कि वो अंटार्कटिका के लिए सभी डिसीजन में हिस्सा ले सके। दरअसल कंसल्टेटिव पार्टी स्टेट उन देशों के लिए ओपन था जो अंटार्कटिका में रिसर्च करने में शामिल थे और अब भारत भी इसमें शामिल हो गया था। इसीलिए अब जिन देशों ने भारत का मजाक बनाया था उन देशों को भारत ने यह दिखा दिया कि भारत को कोई देश रोक नहीं सकता। ऐसे में यह साफ हो गया था कि भारत ने जानबूझकर बिना किसी विकसित देश की मदद लिए अंटार्कटिका में अपनी टीम इसलिए भेजी ताकि वो उन देशों में शामिल हो जाए जो अंटार्कटिका का भविष्य डिसाइड करने वाले थे। इसके बाद भारत ने अंटार्कटिका में कई बेस बनाए। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि भारत ने जो ये अलग अलग बेस बनाए हैं इसमें आखिर भारतीय वैज्ञानिक क्या करते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है जियोलॉजी, यानी अर्थ साइंस की ऐसी ब्रांच जो ये देखती है कि पत्थर कैसे कंपोज हुए और वो कैसे समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। भारतीय और दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट का अंटार्कटिका में इंटरेस्ट था, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ये कहती है कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में एक पजल की तरह ही फिट बैठते हैं। यहीं पर वैज्ञानिक असल में एशियंट रॉक का इस्तेमाल करते हैं। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आप ये समझिए कि साउथ अफ्रीका अमेरिका के वेस्ट साइड में पूरा का पूरा फिट बैठता है। जापान की जो शेप है वो साउथ ईस्टर्न रसिया में फिट बैठ जाती है और जो ऑस्ट्रेलिया की साउथ कोस्ट है वो अंटार्कटिका की कोस्ट में बिल्कुल फिट बैठ जाती है। इसी चीज़ से वैज्ञानिकों का सोचना है कि अगर इंडियन पेनिसुला को अंटार्कटिका की एक साइड से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो क्या सचमुच कनेक्ट हो पाएगा? और तो और जो गोदावरी और महानदी रिवर बेसिन है क्या वो अंटार्कटिका के कोस्ट से मिलते हैं? इन सब को देखा जाए तो अब मेन सवाल ये बनता है कि क्या भारत कभी अंटार्कटिका का हिस्सा था? और यही बात भारत को उस लेटर में पता चल चुकी थी जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने इंदिरा गांधी जी को भेजा था। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कभी भारत अंटार्कटिका का हिस्सा था या फिर अंटार्कटिका भारत का हिस्सा रहा होगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो।